हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाक्य। आपको जो पिछली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। आपको 4th चैप्टर में आपको बता दिया था कि अभिक्रिया का वेग कैसे निर्धारित करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में आप देखेंगे अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार से निर्धारित किया जाता है। एक है आपका, पहला है आपका औसत वेग, दूसरा आपका ताक्षणिक वेग, एक तीसरा आपका प्रारंभिक वेग। इन तीनों वेगों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछली वीडियो में थोड़ा सा और आगे छूट गया था, मैंने चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया था इसलिए वीडियो को कट करना पड़ा था, उसी के आगे थोड़ा सा और लिख लीजिए, नोट पॉइंट 3 और लिख लें, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाएगी। आज की वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। नोट पॉइंट 3 में क्या है कि जैसे किसी के ये अभिक्रिया आपकी दी गई थी, पिछली वीडियो में आपको ये अभिक्रिया लिखी हुई थी, अभी दोबारा ना लिखें, ये लिखें। इसमें कहता है कि विलुप्त होने की दर बताइए। विलुप्त माने होता है समाप्त होना, गायब हो जाना। तो गायब क्या होगा, इधर वाली संख्या इधर वाला गायब हो जाएगा। पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, गेहूँ जो है पिसते पिसते आटा बनता है जब गेहूँ का, तो गेहूँ धीरे धीरे गायब होता चला जाता, विलुप्त हो जाता है और आटा धीरे धीरे बनता जाता है, आटा दिखाई देने लगता है। तो आटा बनता है, इधर वाली चीज़ बनती है, इधर वाली चीज़ विलुप्त होती है, ठीक है, समाप्त होती है। तो समाप्त होने की दर लिखेंगे। तो इससे आपका एक सूत्र और बन जाएगा, ये न्यूमेरिकल में काम देगा। ये लिख लें, सभी स्टूडेंट लिख लें, नोट पॉइंट 3 डाल के लिखें, सभी स्टूडेंट को नोट करें फटाफट। NH3, इसको हिंदी में कहते हैं अमोनिया, के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर। तो इसके विलुप्त होने की दर अगर पूछता है तो क्या होगी, तो विलुप्त होने की दर में क्या करना होता है, केवल स्टोइकियोमेट्री जो गुणांक है उस गुणांक को नहीं लेते और कुछ और वेग लिख देते हैं। ठीक है, अर्थात गुणांक नहीं लिखते और क्या लिख देते हैं, और आप सब कुछ यही लिख देते हैं, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। सही है बेटा, पिछली वीडियो आप देख लेना। जो छात्र इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे उनको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी। जो छात्र पिछले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। ये आपकी इच्छा है कि आप बीच में पढ़ना चाहते हैं कि शुरुआत से। ठीक है, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, या मैंने आपको बताया इसको D बोल सकते हैं। ये डेल्टा एवरेज वेलोसिटी, अभी आपको समझाएंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और ये D लगा दिया, ताक्षणिक वेलोसिटी होती है DT। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। इसमें आप प्लस चिन्ह लगा देंगे, प्लस किसका आएगा, साइन प्लस, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और अभिकारक के लिए वो माइनस का प्रयोग करते हैं। हमने गलत कर दिया, माइनस का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, या तो आप ये सूत्र लगा दो या ये लगा दो, दोनों का आंसर एक आएगा। ऐसे ही ये तो विलुप्त होता है, ये बनता है। तो अगर कहता है N2 के बनने की दर ज्ञात करो, बनने की दर या बनने का वेग बताइए, दर को वेग भी बोलते हैं, इसको R से भी व्यक्त कर सकते हैं बेटा, है ना, R रेट होता है ना, इसलिए R से भी व्यक्त कर सकते हो, V से भी व्यक्त कर सकते हो, dx अपॉन dt से भी व्यक्त कर सकते हो, dc अपॉन dt से भी व्यक्त कर सकते हो, कैसे भी आप चाहो व्यक्त कर सकते हो। तो क्या होगा, इसका प्लस आएगा, क्योंकि उत्पाद है, उत्पाद के लिए प्लस लगाते, क्या आएगा, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। सही है बेटा, ऐसे यहाँ dN2 अपॉन dt भी लिख सकते हैं। ऐसे ही H2 के लिखते जाइए, ये काम देंगे आपको। बनने की दर, इसको वेग कह सकते हैं, इसका क्या होगा, प्लस होगा। देखो इसका गुणांक इसमें 3 था, पिछली वीडियो में बटे 3 लगाया था, लेकिन इसमें नहीं लगाएं क्योंकि इसमें बनने की दर है। ठीक है, वो वेग था। ठीक है, हाँ, वेलोसिटी में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखते हैं, लेकिन जब बनने की दर या विलुप्त होने की दर लिखने को क्वेश्चन आता है तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं लिखते, मतलब इसको भी आप नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, केवल लिखेंगे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ये लिख लीजिए, आपको न्यूमेरिकल हल करने में बहुत आसान होगी, लिख लीजिए। ठीक है, अब बाई चांस आपसे पूछ ले इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम आपको थोड़ा जल्दी ग्राफ समझा दे रहे। ग्राफ आपको सीखना है, केवल लिखना नहीं है, नोट भी नहीं करना, समझना है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है, बच्चों ग्राफ में दिक्कत आती है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए,
तो ग्राफ कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको बताया जो अभिकारक होते हैं, जैसे मान लीजिए इधर आपका टाइम है, टाइम है ये समय है, ठीक है, और ये आपका सांद्रण है, सांद्रता है। सांद्रता का मात्रक आप जानते हो मोल प्रति लीटर होता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। सांद्रता को दूसरी भाषा में मोलर सांद्रता कहते हैं और मोलर सांद्रता को तीसरी भाषा में मोलरता कहते हैं, और मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, इसलिए इसको हम मोल प्रति लीटर में लिखेंगे, ठीक है। ये मोल प्रति लीटर में हुआ करेगी, याद रखना। और समय आपका सेकेंड में, मिनट में या घंटा में, तीनों में से किसी एक में हो सकता है। अभिकारक के लिए क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता अगर 10 मान लो, यहाँ 10 है मान लीजिए, कोई भी है, 10 है, 20 है, 40 है, तो अभिकारक की सांद्रता के लिए ग्राफ रहेगा नीचे, घटने के लिए प्रयोग होगा, नीचे घटेगा, क्योंकि समय बढ़ेगा तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा सांद्रता घटती चली जाएगी। ये अभिकारक की सांद्रता के लिए। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, तिरछा जो ग्राफ बनाया है हमने, ये आपको जो ग्राफ बनाया है वो अभिकारक का वेग प्रदर्शित कराता है, ये अभिकारक का वेग है, ठीक है, अभिकारक का वेग। और उत्पाद का वेग कैसे आता है, उत्पाद का वेग हमेशा प्रारंभ से चलता है ऐसे, ये उत्पाद का। तो ये वाला जो ग्राफ है वो अभिकारक के लिए प्रयोग होता है, याद रखेंगे, और ये वाला उत्पाद के लिए। क्यों, क्योंकि उत्पाद समय के साथ बनते हैं, उत्पादों की संख्या में वृद्धि होती है और अभिकारकों की संख्या में कमी होती है, इसलिए ग्राफ ऐसा रहता है, इसलिए सीख लें। आगे दूसरा ग्राफ और बना सकते हैं जिससे सूत्र स्थापित होगा। दूसरा ग्राफ क्या बनेगा, दूसरा ग्राफ आप समय, इसको टाइम ले लीजिए, इसको सांद्रण ले लें, इसको सांद्रता लेते हैं। दूसरा ग्राफ क्या बनेगा कि मान लीजिए ये आपका अभिकारक के लिए मैं मान रहा हूँ, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अभिकारक का, ये लिखना नहीं है, समझना है केवल। कोई बच्चा पूछता है सर ग्राफ कैसे बनते, तो मैं ग्राफ बता दे रहा हूँ, ठीक है, पूछेंगे, हमें पता है, चूँकि मैं NCERT लेवल पे पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा ज़रूर पूछेगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो क्या होगा, देखिए अब आप एक चीज़ देखें, अगर मैं किसी एक पॉइंट पर, यहाँ टाइम कितना है, 0 है या नहीं, क्योंकि ये टाइम है, और यहाँ पर ये जो सांद्रता है, ये जिसको R से व्यक्त करते हैं, सांद्रता को क्या कहते हैं, अभिकारक की, अभिकारक के लिए प्रयोग हो रहा है, तो अभिकारक की सांद्रता को हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, R से। इस समय R मान लीजिए, ठीक है। तो इस समय यहाँ भी t बराबर 0 है, तो यहाँ अभिकारक की सांद्रता सबसे हाईएस्ट है, अर्थात मान लीजिए 10 है, 10 मान लीजिए, पिछली वीडियो हमने 10 मानी थी, 20 मान लो, 100 मान लो, 150 मान लो, वो तो आपके ऊपर है, ये तो मानना है। यहाँ आपको 100 मान लिया, R मान ली आपने, मान लीजिए t बराबर 0 पर सांद्रता कितनी है उसकी, R है, किसकी, रिएक्टेंट की, ऐसे बनाया था, R इक्वल टू P, ऐसे ही था। तो इसकी रिएक्टेंट की सांद्रता मैंने R मान ली, R की जगह आप 10 भी मान लो, 20 मान लो, ये तो प्रश्न में दिया जाता है, ठीक है, परेशान नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, मान लीजिए समय बढ़कर T1 हो गया, समय बढ़कर क्या हो गया, T1, तो समय बढ़कर क्या हो गया, T1, तो इसका T1 पर, अब T1 पर ये देखेंगे ग्राफ में, ये प्रैक्टिकल है ना, तो T1 पर ये देखेंगे कि उसका अभिकारक कितना बदल गया, तो अभिकारक का कितना बदल गया, ये रहा अभिकारक। तो इसका मतलब ये लाइन, जो डॉट डॉट लाइन जहाँ पर टच करेगी, जहाँ काटेगी, उस स्थान पर R1 कहलाएगा। आ गया समझ में। T1 पर क्या होगा, R1, T2 पर R2, T3 पर R3, ठीक है, हाँ, तो T1 पर क्या होगा, R1। अब ये देखिए आप लोग, अब आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक फिर आपका समय और बढ़ गया, समय और बढ़कर मान लीजिए T2 हो गया। आप लोग देख लेना, गौर करना, समय T2 आपका हो गया, तब T2 को अब इसको डॉट डॉट करके मिलाएं, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, देखो यहाँ काटेगा, इसका नीचे काटेगा, नीचे काटेगा, तो यहाँ आएगा, ये वाला आपका R2 होगा, समझ में आ रहा। तो इसमें R1 ऊपर, R2 नीचे, इसमें T1 पहले, फिर T2 बाद में। अंतर समझ में आ गया, अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली डिस्टेंस, वो कितनी हो गई, R2 माइनस R1, ये R2 थी, ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मान लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक थी, ये R2 है, और यहाँ से यहाँ तक R1 है, तो R2 आपका कम है, तो यहाँ लिखेंगे R2 माइनस R1, समझ में आ रहा है बेटा, R2, ठीक है, माइनस R1,
थोड़ा अभी हम थोड़ा देर के लिए अभी बता देंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था R2 माइनस R1, लेकिन वास्तविकता में होगा R1 माइनस R2, है ना, क्योंकि R2 कम है और R1 ज़्यादा है, R1 माइनस R2 होगा, लेकिन सूत्र में तो R2 माइनस R1 लगाते हो, इसलिए अभी R2 माइनस R1 लिखिए। और ये वाला जो होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक इतना जो समय में अंतर कितना आया, ये होगा आपका काला वाला T2 माइनस T1। बात समझ में आ गई? तो आपका जो वेग होगा, ये जो दर है, ये जो दर दिखाई देती है, ये दर कितनी दर से धीरे धीरे चल रहा है, अभिक्रिया कितनी दर से तेज़ी से चल रही है, वो चलने का जो समय है वो आपका वो वेग है, वो वेग आपका कहलाएगा, यहाँ कहलाएगा अभिकारक का वेग। क्या होगा? अभिकारक का वेग। क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है, क्या होगा? माइनस, आप जानते हैं तो सूत्र क्या होगा? R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। ऐसे ग्राफ आता है, समझ में आ गया? इसलिए आप इसको लिख सकते हैं माइनस, आप देख सकते हो माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। आ गया समझ में? ये माइनस क्या करेगा? ये माइनस अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा? प्लस, और इस वाले को क्या कर देगा? माइनस। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो वास्तविकता में देखो R1 ज़्यादा है, देखो यहाँ से यहाँ तक R1 है तो ज़्यादा हुआ, और यहाँ से यहाँ तक R2 तो कम हुआ, तो ज़्यादा में से कम घटता है ना। तो सूत्र अपने आप उलट जाएगा। जब सूत्र उलट जाएगा तो सूत्र बार बार सूत्र क्यों याद करोगे? फिर अब इसमें सूत्र R1 माइनस R2 याद करना पड़ेगा। तो झंझट से बचने के लिए आप पहले ही माइनस लगा दो और सदैव R2 माइनस R1 कर दो, तो झंझट खत्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया? तो ये जो वेग है आपका, ये जो वेलोसिटी है, वही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब आपका समझ में आ गया? हाँ, कोई समस्या हो तो बताएं। लेकिन ये अगर ये समय अगर किसी विशेष पर नापते हो, किसी क्षण नापते हो, तो वो वेग आपका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग और औसत वेग में क्या अंतर? ये औसत वेग लिख गया। तात्क्षणिक वेग औसत वेग में अंतर समझने की कोशिश करना। देखना, जैसे आपकी बाइक है, ठीक है, बाइक आपने क्लिच दबाई और आपने स्टार्ट किया, तो जैसे मतलब जब स्टार्ट किया उस समय कितना था? 0। जब समय 0 था, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई, तब उसका आपका वेग कहलाएगा प्रारंभिक वेग। जब मोटरसाइकिल आपकी चलेगी नहीं तो वो प्रारंभिक वेग होगा, क्योंकि आपने समय लगाया नहीं, उसमें समय लगाया नहीं मतलब स्टार्ट आपने किया नहीं, वो हो गया प्रारंभिक। अब स्टार्ट किया और स्टार्ट करके आपने चलने लगे। अब चलने के बाद आपने देखा कि हो सकता है स्पीड कम हो जाए, हो सकता है स्पीड ज़्यादा हो जाए, कम ज़्यादा हो सकती है, तो चलने लगे। उसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज में चल रहे, किसी में कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, तो उसमें सबका जो परिवर्तन आएगा वो एवरेज वेलोसिटी होगा। और आपसे किसी दिन अभी किसी आपके पिताजी पीछे बैठे हुए बाइक पे, और उन्होंने ये कह दिया कि बेटा अभी देखना अपनी मोटरसाइकिल कितनी स्पीड पर चल रही है, ज़रा देखना उसमें मीटर में कितनी स्पीड पर चल रही। तो तुमने एकदम अचानक देखा तो उसने बता दिया इतने समय पे, तो वो अचानक जो समय हुआ तो उस समय वो उसका वेग अलग होगा, वो होगा तात्क्षणिक वेग। अचानक मतलब किसी क्षण देखा गया वेग, वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इतना अंतर होता है तात्क्षणिक वेग। इसलिए तात्क्षणिक वेग सूक्ष्म वेग हो गया, क्योंकि वो आपने थोड़ी देर के लिए देखा, केवल देखा और आपने नज़र हटा ली, इसका वो तात्क्षणिक वेग है। और जो आपका औसत वेग जो चल रही है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो जो सब मीन आ रहा है, वो एवरेज आ रहा है, वो आपका एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, हाँ, एवरेज कम ज़्यादा हो रहा है, वो कम ज़्यादा परिवर्तन एवरेज होता है। जो एकदम देखा अचानक तुरंत देखते वो तात्क्षणिक वेग होगा। लेकिन इसीलिए थोड़ा सा अंतर होता है, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग में कोई खास अंतर नहीं माना जाता है। तो बात समझ में आ गई? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? अभिकारक। किसके लिए? अभिकारक। तो कहता है अभिकारक का वेग कैसे होगा? तो -R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1 ऐसे लिखते हो। ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझना है। ऐसे ही आपका उत्प्रेरक का कहता है, ऐसे ही आपका कहता है प्रोडक्ट का बताइए, है ना। उत्पाद के लिए कौन सी है? ये ग्रीन लाइन, इसका मतलब उल्टा। तो उत्पाद के लिए कैसे बनाएंगे? देखिए, नीचे बना दीजिए। उत्पाद के लिए हम नीचे, ये आपका टाइम है और ये आपकी सांद्रता है। किसकी सांद्रता है? ये उत्पादों की सांद्रता है, इसलिए हम P से व्यक्त करते हैं। यहाँ अभिकारकों की सांद्रता थी, R से व्यक्त करते हैं। रिएक्टेंट बोलते हैं अभिकारक को, और उत्पादों को प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होगा? इसमें
ये ग्राफ क्या है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका क्या है, ग्राफ। अब आप देखना, सिंपल तरीके से देखना। देखिए यहाँ टाइम क्या था, 0। टाइम होते होते आपने देखा यहाँ मान लीजिए टाइम कितना हो गया, t1 समय हुआ, तो ग्राफ t1 समय को हमने क्या किया, धीरे धीरे मिला दिया, मिल गया, यहाँ कट गया। यहाँ कटने के बाद ये, अब मैंने इधर से देखा, ऐसे देखा, वो लाइन कहाँ दिखाई दे रही, ये मिला दिया, ठीक है। तो ये मिला दिया, t1 है तो ये क्या कहलाएगा, p1, क्योंकि t1 पर क्या होगा, p1, t2 होगा तो p2, क्लियर। अब समय धीरे धीरे बढ़ा और आपने मान लीजिए समय को आपने कर दिया t2, समय क्या कर दिया, t2 बढ़ दिया, तो आपका क्या आ गया, ये देखो ये आ गया। इसका मतलब आपने इसको देखिए तो यहाँ आ गया आपका p2, ठीक है। जब p2 आ गया तो इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। आपने देखा कि मैंने क्या किया, आप लोग गौर करेंगे, ये जो अंतर आया, डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना आया, t2 माइनस t1। t2 ये t2 था, ये t1, तो t2 माइनस t1। क्यों, क्योंकि t2 यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय है t2, और t1 क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय, तो t2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, तो t2 माइनस t1। मैंने बताया पहले समय देखते, पिछली वीडियो में बताया पहले समय देखते, समय के साथ परिवर्तन होता है, समय नहीं लगेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए समय पहले देखते हैं, उसके बाद ऊपर। आपने ऊपर देखा फिर समय देखा तो गलत हो जाएगा, तो सवाल गलत कर दोगे आप, इसलिए समय पहले, तो t2 माइनस t1। अब देखेंगे कितना परिवर्तन हुआ, t2 माइनस t1 में परिवर्तन कितना। अब ये आपका परिवर्तन, अब ये वाला जो परिवर्तन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कितना हो जाएगा, p2 माइनस p1 या p2 माइनस p1। देखिए आपने क्या किया, t2 माइनस t1 किया, तो जैसे t2 माइनस t1 किया तो आपको p2 माइनस p1 करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हाँ t2 है तो पहले नंबर पर 2 है, तो यहाँ भी पहले नंबर पर 2 आएगा, दूसरे नंबर पर 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ गलत कर दोगे तो आपका आ जाएगा p2 माइनस p1। समझ में आ गया। तो आपका जो वेग होगा, ये वेग दिखाई दे रहा है, ये वाला वेग, जो ये वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी क्या होगी, ये उत्पाद का वेग कहलाएगा। उत्पाद का वेग क्या होगा, उत्पाद का वेग जो होगा वो हो जाएगा प्लस में। क्यों, देखिए प्लस हो रहा है, प्लस बढ़ता जा रहा है तो प्लस हो रहा है, तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस डेल्टा, या कह सकते हैं डेल्टा ना लगाओ बाद में लगा दो, प्लस p2 माइनस p1 बटे t2 माइनस t1। आ गया समझ में, p2 माइनस p1 वो ऊपर बढ़ रहा है, बटे t2 माइनस p1, देख लो p2 बटे t2। समझ में आ गया। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं प्लस डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब मुझे लगता है आपको अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ये p2 माइनस p1 t2 माइनस t1 कैसे आता है, इस ग्राफ से आता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली आपको समझा दिया, क्योंकि बच्चे बाद में पूछते हैं कि सर ये कैसे आता, तो मैंने आपको ग्राफ भी समझा दिया। बाई चांस ग्राफ बनाने के लिए आ जाइए, IIT नीट में ज़्यादातर ग्राफ के लिए क्वेश्चन पूछे आते हैं, यूपी बोर्ड में या किसी बोर्ड में कम चांस हैं और नहीं अभी तक आए हैं। चलो सीख लिया आपने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे औसत वेग, ठीक है, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग क्या होते हैं, ये क्लियर। इसको लिखना नहीं है, समझना है सभी लोग। अगर जो भी लिखना चाहते हैं लिख लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आपका नीचे लिख लेना अभिकारकों के लिए वेग, ये लिख लेना उत्पादों के लिए वेग, उत्पादों का ग्राफ, उत्पादों के वेग का ग्राफ, ऐसे लिखना, अभिकारकों के वेग का ग्राफ, उत्पादों के वेग का ग्राफ, ठीक है। और दोनों को मिक्स कर दो तो ये वाला बनेगा, ठीक है। अब बात सुनो, अब सभी लोग बात सुनेंगे, सबको सीखना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। क्या मैंने बताया, अब आप लोग जो छात्र लिखना चाहें तो लिखें। बेटा बहुत बड़ी थ्योरी हो जाती है, क्या क्या लिखोगे, क्या क्या याद करोगे, और फिर भी लिखने का मन है आपका तो लिख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे चाहते हैं कि 95-90% तक बन जाए तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, और जो चाहते हैं मुझे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो वो सब लिखते चलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। मेरे नंबर हाईएस्ट हों तो सब लिखते चलो। हाँ, तो बात करते हैं, तो लिखते हैं अभिक्रिया, लिखेंगे, लिखना चाहें लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार से निर्धारित होता है।
3 प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। एक है औसत वेग, इंग्लिश कहते हैं AVERA, एवरेज वेलोसिटी। इसे मीन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीन, माध्य वेलोसिटी, माध्य वेग भी बोल सकते हैं, मीन वेलोसिटी। ठीक है। दूसरा होता है तात्कालिक वेग, इसको दूसरी भाषा में ताक्षणिक भी कहते हैं। ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक माने अचानक होने वाला परिवर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इधर लिख दें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तीसरा आपका होता है प्रारंभिक वेग, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं इनिशियली वेलोसिटी, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? इनके बारे में केवल जानकारी होनी चाहिए। हाँ, चाहो तो ये 2 जरूर लिख लो, ये लिख लो, बाई चांस परीक्षा में आ जाए, ये जरूरी नहीं है। सभी लोग लिख लें, इनको तो सभी लोग लिख लें, कमज़ोर स्टूडेंट चाहे होशियार स्टूडेंट, दोनों लिख लें। सभी छात्र लिखें, सभी छात्र लिख लीजिए। औसत वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? बस परिवर्तन दोनों को समझ लीजिए और एक ही लाइन में परिभाषा लिख लीजिए, कोई अंतर नहीं है। क्या है? किस समय के साथ, किसी भी समय, किसी निश्चित समय के साथ। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जिन छात्रों को ये वीडियो कम समझ में आता तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, तभी मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो वेग बराबर होता है, मैंने बताया था कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन है ना। इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इधर देख लो, अब इधर दिख रहा है। चलो, वेग बराबर होता है अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय या समय अंतराल। ठीक है, या परिवर्तन में, रा बना है बेटा, रा, परिवर्तन में लगा समय या समय अंतराल, ये सूत्र होता है। अब इससे परिभाषा कैसे लिखेंगे सुनिए। ऊपर वाली परिभाषा क्या होगी? औसत वेग की परिभाषा क्या होगी समझना, फिर लिख लेना आराम से। क्या है? किसी निश्चित समय में, क्या बोला? किसी निश्चित समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को औसत वेग कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? किसी निश्चित क्षण लिखना पड़ेगा, वहाँ लिखना पड़ेगा समय, क्या लिखना पड़ेगा? निश्चित समय, इतना अंतर है। ये निश्चित समय लिखना पड़ेगा और यहाँ निश्चित क्षण लिखना पड़ेगा। वैसे क्षण और समय में अंतर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्षण का मतलब पल भर में, तुरंत, अचानक, पल भर में, और समय मतलब हो सकता है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, कितने भी, इतना अंतर है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं, हल्का फुल्का डिफरेंस है। तो बात समझ में आ गई? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी निश्चित समय में, यहाँ होगी किसी निश्चित क्षण पर, बस। और डेफिनेशन सेम उतार लो। तो डेफिनेशन लिखिए, लिखना स्टार्ट करें सभी लोग। लिखो, किसी निश्चित, पहली परिभाषा, किसी निश्चित समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे डेल्टा सी, है बेटा, डेल्टा सी ले सकते हैं। इसे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मात्रक वही होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मात्रक निकालना भी आपको सिखा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब सीख जाओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी से व्यक्त करते हैं, लिख लिया।
तो इसका सूत्र लिख लीजिए, इसका सूत्र आपका बनेगा, लिख लीजिए औसत वेग बराबर, लिखते जाओ, औसत, सूत्र जरूर लिखना होता है, मैंने बताया औसत वेग बराबर, ये लिख लो पूरा, यहाँ औसत लगा लीजिए आगे, ये उतार लो, औसत वेग बराबर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये लिख लो। और इसको ऐसे लिख लो माइनस या प्लस, माइनस में भी हो सकता है, प्लस आपको पिछले वीडियो में बता दिया माइनस प्लस का मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि सी हमने बताया अभिकारक के लिए या उत्पादों के लिए, दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। सी फॉर कंसंट्रेशन, सांद्रता, इसका मात्रक एम होता है, कैपिटल एम, मात्रक को मोल प्रति लीटर कहते हैं, ठीक है, एम को मोल प्रति, तो ये हो गया। तो आप लिख लो औसत वेग बराबर, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब डाल लो हेडिंग तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग, इंग्लिश में ये तो आप लिख लेना। चलिए परिभाषा क्या लिखें, निश्चित क्षण पर, बस, और सेम, और उतार दीजिए सेम, लिखिए किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अब औसत नहीं लगाएंगे, क्षण बोल दिया, की दर को तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करेंगे, इसे डी लगाएंगे, डी सी अपॉन डी टी, इसे डी सी अपॉन डी टी वो से व्यक्त करते हैं, प्लस माइनस लगाओ मत, बस समझाने के लिए था, इसे डी सी अपॉन डी टी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक भी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि वेग है, वेग का मात्रक, जैसे आपने वेग का मात्रक देखा होगा मीटर प्रति सेकंड होता है, वैसे फिजिक्स में वेग केवल वेग का मात्रक, किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति चल रहा है या किसी का वेग बराबर दूरी बटे समय, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ मीटर नहीं है, मीटर के स्थान पर है मोल प्रति लीटर, यहाँ सांद्रता है और सांद्रता को मोल प्रति लीटर बनाते हैं, इसलिए मोल प्रति लीटर बटे सेकंड आएगा, ठीक है। मात्रक अगर लिखें तो यहाँ सांद्रता है और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, कैपिटल एम, और कैपिटल एम को बेटा मोल प्रति लीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग जानते हो, मोलरता बोलते हैं, मोलरता, मोलरता वाला मोल बटे रायता अर्थात लीटर, तो मोल प्रति लीटर, और समय को क्या कहते हैं, सेकंड, तो मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हाँ समझ में आ गया। चलिए से व्यक्त करते हैं। अब सूत्र लिख लो, सूत्र ये वाला उतार लो, यहाँ औसत की जगह लिख लो तात्कालिक वेग बराबर अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय, सेम वही रहेगा, कोई अंतर नहीं। यहाँ आपको केवल यहाँ लिख देना किसी क्षण, क्या लिखना है, किसी क्षण पर लिखना है। एक आगे और लाइन, ये सूत्र लिखने से आगे ये और लिख लेना एक लाइन, किसी क्षण पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, अच्छा रहेगा, किसी क्षण लिख लोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इससे सूत्र क्या बनेगा, इससे सूत्र क्या बनता है ये भी और सीख लीजिए। क्या है कि आपने अभी औसत वेग देखा था, तात्कालिक वेग कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, उसमें लिमिट लगा देंगे, जो आपने अभी देखे थे अभिकारकों का सांद्रण क्या था, डी सी अपॉन डी टी, यहाँ था डी टी अपॉन डी टी, यहाँ था माइनस, यहाँ था प्लस, ऐसे ही था। पिछले वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये पिछले वीडियो में ही समझ में आएगा। अच्छा अब इसमें अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट माने एक सीमा, LIM का मतलब होता है लिमिट, LIM लिमिट बोलते हैं, या LIMT लिख दो वरना LIM लिखते हैं। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये फिजिक्स, ये मैथ के स्टूडेंट उनको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, बायो के स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये सर आपने क्या लिख दिया। चलो मैं दोनों लोगों को बताता हूँ, ध्यान रखिए। देखिए निश्चित किसी क्षण विशेष पर बोल रहा तो किसी क्षण पर कहते, किसी छूट, ये होता है सूक्ष्म समय अंतराल, किसी क्षण के लिए सूक्ष्म समय कितना होता है, जीरो से हल्का आसपास, डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब जीरो के आसपास, थोड़ा सा कम समय लेते हैं, इसलिए टेंस टू लिखते हैं, हमेशा लिखने का तरीका है, सब लोग सीख लें। और लिमिट लगाते हैं LIM, ठीक है, और जिसमें बड़े सूत्र में लगा देते हैं लिमिट, तो क्या होता है, ये सूत्र बन के तैयार हो जाता है, ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है डी में, तो डेल की जगह डी लग जाता है, C अपॉन
dt हो जाता, और ये माइनस का प्लस चिन्ह जैसे का तैसा, बस इतना अंतर है। ठीक है, ये हो गया आपका तात्कालिक वेग, ये भी आपका तात्कालिक वेग हो गया, तात्क्षणिक वेग। आ गया समझ में? हाँ, कब? जब लिमिट लगा देते हैं, किस में? औसत वेग में। जब औसत वेग में आप लिमिट लगा देते हो, डेल्टा t टेंस टू 0 कर देते हो, तो ये लिमिट जब हटाओगे तो बड़ा डेल्टा छोटे d में बदल जाएगा। डेल्टा, ये भी डेल है और ये भी डेल है, फर्क कितना है? ये बड़ा डेल है सबके लिए। पूरी मोटरसाइकिल कितनी स्पीड पर चल रही थी, कम ज़्यादा हो रही थी, यहाँ अपने घर से लेकर अपने किसी स्थान तक पहुँचने में कितना वेग परिवर्तन हुआ, वो सब कुछ आ जाएगा। इसमें कितना मैंने एकदम पलक झपकते कितना देखा, कितनी स्पीड पर चल रही है, कम ज़्यादा पे चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, वो सेकंड जो समय देखा वो डी कहलाता है। ठीक है, तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसलिए लिमिट हटा के इस डी, बड़े डेल्टा डी को छोटी डी में बदल देते हैं, तो dc/dt, इसमें लिमिट हट जाता है। ओके, तो ये भी सूत्र और ये सूत्र दोनों एक ही हैं तात्कालिक वेग के, तो ये दोनों उतार लो। ठीक है, अब आती प्रारंभिक वेग की बात। प्रारंभिक वेग क्या होता है? किसी समय t बराबर 0 पर, यहाँ t बराबर 0 लिखेंगे, अब किसी समय नहीं, सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, किसी समय नहीं, t बराबर 0 समय पर, तो यहाँ की परिभाषा यहीं से स्टार्ट होगी। क्या लिखेंगे? t बराबर 0 समय पर अर्थात शून्य समय पर किसी अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। t बराबर 0 समय पर किसी अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। आगे समझ में? इसलिए इसका मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 ही होगा, इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, हाँ, अब आपको समझ में आ गया औसत वेग क्या होता है, तात्कालिक वेग। यही दो आप लिख लीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की